चलिए, चलो अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं थोड़ी सी गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, एक और टॉपिक वो जो था वो पढ़ना था हमें धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। तो सोचे हैं कि पहले आपको गवर्नर जनरल पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे धार्मिक आंदोलनों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं आज क्या पढ़ लेने की। तो जो क्या था गवर्नर जनरल, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल, हो गया क्या? धन्यवाद सर। चलिए, गवर्नर जनरल की हम लोग बात कर रहे हैं। गवर्नर जनरल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, आपको पता है कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, तो प्लासी का युद्ध के बाद क्या होता है, भारत में स्थापित हो जाती है किसकी व्यवस्था? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ गवर्नर वगैरह बन के शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये कई सारा पद है ये। ठीक है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के बाद पूछेगा भारत का वायसराय कौन था। तो 3 से 4 ऐसे टॉपिक आते हैं जो एग्जाम में कंफ्यूजन बना देता है। ठीक है, तो इसको हम एक ही जगह करके आसानी से याद रख लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जैसे कि हम पूछे बंगाल का गवर्नर जनरल। देखिए, हम पूछे क्या कि बंगाल का गवर्नर, सबसे पहले पद आया गवर्नर का। किस चीज का पद आया? बंगाल का गवर्नर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले यही पद लाया। क्यों ये पद लाया? क्योंकि आपको बताया था कि सबसे पहले उसने बंगाल पे अधिकार कर लिया था, और बंगाल पे अधिकार किया तो बंगाल को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई तो ऐसा अधिकारी हो जो बंगाल को चलाए। तो बंगाल को चलाने के लिए उसने एक पद का इजाद किया जिसका नाम रखा क्या? बंगाल का गवर्नर। ठीक है, बंगाल का गवर्नर। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, और कब यह पद समाप्त हो गया। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनता है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बना कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो याद रखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था, ठीक है, वो प्रथम गवर्नर कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ये कौन? रॉबर्ट क्लाइव। वही अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो याद रखेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था, उस अंतिम गवर्नर का नाम क्या था? तो उसका नाम था हेस्टिंग्स। क्या नाम था? हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब देखिए यहां 2 टाइप से क्वेश्चन आएगा। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो जाएगा? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। वही आपसे क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। अब ये पद चेंज क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, कारण यह है कि 1773 में 1773 में एक एक्ट लाया गया था जिसको क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, काफी ज्यादा सुने होंगे आप लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब ये, हालांकि ये पॉलिटी में पढ़ने का विषय है ये। ठीक है, देखिए ये एक 1773 में हुआ क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से शासन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ इतने भ्रष्ट अधिकारी आ गए थे कि वो क्या करता था कि दिन में व्यापार करता था कंपनी के लिए और रात में व्यापार करता था वो अपने लिए। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार हमको चुन लिया कि आप व्यापार कीजिए, गांव गांव घूम घूम के जो सब्जी है या फिर जो भी अनाज हो आप खरीदिए। ठीक है, भारत सरकार के लिए 8 घंटे की हमारी ड्यूटी है। सुबह हम 10 बजे निकले और शाम में 5-6 बजे तक हम काम किए। ठीक है, और किसके लिए सामान खरीदे? तो सारी की सारी अनाज हम खरीदे किसके लिए? भारत के लिए। लेकिन अगर हम 420 निकलेंगे तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि जो भी वहां अच्छा अच्छा अनाज मिलेगा
जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ गेहूं खरीदने गए, देखिए कि इसका गेहूं बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको बोले कि आप साइड में रख दीजिए, ठीक है, हम बाद में आके ले जाएंगे आपसे खरीद के, ठीक है। तो दिन में हम अच्छा वाला मटेरियल नहीं खरीदे और जो भी खराब मटेरियल था या फिर थोड़ा सा कम अच्छा था उसको खरीद के ले आके भारत सरकार को दे दिए, और शाम के समय में हम गए अपना पैसा से उस गेहूं को खरीद लिए और मार्केट में जाके अधिक दाम में हम अपने लिए बेचेंगे उसको। ऐसा ही करने लगा था ईस्ट इंडिया के मतलब जो भी अधिकारी लोग था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाने के बाद, ठीक है, इसने कुछ प्रतिबंध लगा दिया कि अधिकारी जो है वो अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता है। और जब भारत सरकार को पता चलेगा कि मास्टर टोपीबाज है तो क्या करेगा भारत सरकार, कहेगा कि नहीं, जितना भी हम अधिकारी अब रखेंगे अनाज खरीदने के लिए, ये सारे के सारे अधिकारी अब पर्सनल व्यापार नहीं करेगा, अगर करते हुए पकड़ा जाता है तो इसको सजा दिया जाएगा, ठीक है, तो हम छोड़ देंगे व्यापार करना। तो वही 1773 में हुआ था। और यहीं पे क्या किया गया था कि अब बंगाल के गवर्नर जो था इसको गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल वाला पद कब आता है, 1773 में। और 1773 में उस समय पर, ठीक है, ये गवर्नर के रूप में कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। इस व्यक्ति ने क्या किया कि ये, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के कार्य को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसलिए कहा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो हेस्टिंग्स था। और गवर्नर जनरल का पद यहीं से शुरू हो रहा है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा, ठीक है। तो यहां से आप याद रख लीजिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, क्या, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। ये जो 1773 में पद लाया गया, अब इससे दो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पूछेगा क्या, वो कि इसका प्रथम कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, और दूसरा पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो याद रखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ही था, ठीक है, क्योंकि इसी का समय खत्म ही हो रहा है तो शुरू भी तो यही करेगा ना, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और लोग फंस जाता है कि बंगाल का गवर्नर कहे कि बंगाल के गवर्नर जनरल कहे, तो थोड़ा सा उलझन वाला टॉपिक है ये, ठीक है। तो आप इसको क्रम से याद रखिएगा, सब आसानी से याद हो जाएगा। अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, फिर क्या बोलेंगे, ठीक है, सब यही होगा, ठीक है, कुछ तो छोड़ दीजिए दूसरों के लिए, ठीक है, यही सब कैसे हो जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था, याद रखिएगा वो कौन था, तो उसका नाम था, क्या नाम था, कुछ ना कुछ तो नाम रहा होगा, हाँ, इसका जो नाम था, क्या नाम था, तो इसका नाम था विलियम बेंटिक, क्या नाम था, विलियम बेंटिक। इसके समय क्या हुआ था, तो 1833 का एक अधिनियम लाया गया था, ठीक है, कौन सा अधिनियम, 1833 का अधिनियम लाया गया था, ठीक है। ये जो एक्ट आया था 1833 का, इस एक्ट के तहत कहा गया कि अब जो है सिर्फ बंगाल पे नहीं, देखिए 1833 आते आते बंगाल पे तो अधिकार किया ही था, मैसूर पे भी अधिकार कर लिया, मराठों पे भी अधिकार कर लिया, सिखों पे, उसके बाद सिखों पे भी अधिकार कर लिया, तो ऑलमोस्ट भारत के हिस्से पे इन लोगों ने अधिकार कर लिया। तब इन लोगों ने क्या सोचा कि अब हम बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहलाएंगे, अब हम पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो यहां से एक नया पद इजाद होता है, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। 1833 से ही शुरू हो रहा है और 1833 में कौन है गवर्नर वहां का, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो अब पद आता है नया, क्या, भारत का नया पद आया, क्या, भारत का गवर्नर जनरल। अब ये पद आता है, कब आया ये पद, 1833 के अधिनियम के तहत, ठीक है। अब फिर इसकी वही बात कि इसका पहला कौन होगा और इसका अंतिम कौन होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसका पहला कौन होगा तो क्या होगा, हेलो नमस्कार सर, बड़ा परेशान लग रहा है, काहे इतना परेशान है, क्यों,
ठीक है, तो इस ये कष्ट जो दोबारा रिवाइज करने में आपके पास वीडियो पर्याप्त रहते हैं। ठीक है, 7 बजे चला जाता है। ठीक है, तो पहले बना लीजिए क्या, आप आधा घंटा भी बैठ के देख लीजिएगा तो आपको वो मिल जाएंगे। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं अपना घर से थोड़ी लिखा रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि अपना खेत में ठीक है उगा के लाए हैं और आपको ये लिखा रहे हैं, नहीं, किताबें में से लिखा रहे होंगे। तो डेफिनेटली आप किसी भी किताब में देखिएगा ना तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो जो चीज़ें हर जगह उपलब्ध है, काहे उस चीज़ के लिए इतना परेशान है कि लिखते जाना है, ना लिखेंगे तो ना लिखेंगे, ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना है। हम क्या चाह रहे हैं कि आप डायरेक्ट इसको यहां फिट कीजिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप हमसे जो है ना वो ठीक ठाक कंसंट्रेशन बना के रखिए। आप तो अभी लिखने में व्यस्त है, फिर पता चलेगा कि अगर इसके बारे में हम कुछ बताते भी हैं तो आप, जैसे हम बार बार पूछते रहते हैं कि ये क्या था वो क्या था, तो सामने से जवाब आता है ये और वो। जब आप बार बार आप जवाब देते हैं ना तो आपका ये जो माइंड है ये इस चीज को रिकवर करता है कि ये चीजें हमें याद करने हैं। अक्सर देखिएगा ऐसा कि जो चीज आप कम बोलते हैं वो जल्दी याद नहीं होगा। बचपन में हम लोग क्या किया जाता था, रट्टा मरवा मरवा के याद करवाया जाता था, दुख का दू, दू दूनी चार, दू तिहाई छः, दू चौका आठ। क्यों? क्योंकि वो चीजें जो है ना जितना ज्यादा दिमाग पे असर डालेगा उतना अधिक चीजें हमें याद हो जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप क्लास में सारी चीजें ऑलमोस्ट याद करके जाएं, घरे बस क्या करना है कि एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा समस्या की सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये जो आपको पढ़ा रहे हैं इसका भी पीपीटी हम बनाए हैं, जो अभी हम डलवाए हैं इसमें, ठीक, अभी दिखाते हैं हम आपको ये, तो ये आपको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि वहां से भी ना देखे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि हमारे साथ आप उसको याद कर लीजिए। चलिए, बंगाल के गवर्नर जनरल का कहानी खत्म। भारत का गवर्नर जनरल, अब अगर पूछे भारत का गवर्नर जनरल, अगर पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो जरा बताइए तो कौन होगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक होगा। क्यों विलियम बेंटिक होगा? क्योंकि विलियम बेंटिक का ही शासनकाल है। देखिए, ये 1829 से लेकर 1835 तक विलियम बेंटिक का शासनकाल था, और इसी के शासनकाल में 1833 में एक अधिनियम लाया जाता है, 1833 का अधिनियम, और इसी अधिनियम के तहत ऐसा क्लियर किया जाता है कि अब से जो पद होगा वो बंगाल का गवर्नर जनरल वाला, वो सिर्फ बंगाल का नहीं पूरे के पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। मतलब अब ये गंदे लोग अब क्या करते हैं कि पूरे भारत को अपने बाप का जागीर समझ लेते हैं। पहले इन लोगों को लगता था कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल हमारा जागीर है, लेकिन अब पूरे भारत को ये लोग बपौती और ददौती धन समझने लगता है। ठीक है, तो भारत का अगर पूछे कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन है तो वही याद रखिएगा, कौन? तो विलियम बेंटिक। ठीक है, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगर पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है कि जैसे ही मतलब कोई ना कोई अधिनियम आएगा नया, जैसे ही कोई ना कोई नया अधिनियम आएगा तो उस अधिनियम के तहत पद चेंज होगा। अर्थात पद चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां भी कोई ना कोई अधिनियम आया होगा। कौन सा अधिनियम आया होगा? ठीक है, तो याद रखेंगे एक अधिनियम आया था 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम को, ठीक है, क्राउन का शासन कहते हैं। ठीक है, क्राउन का शासन कहते हैं, या फिर इसी अधिनियम को ताज का शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? ताज का शासन। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्राउन की शासन कब शुरू हुआ था, ताज का शासन कब शुरू हुआ था, भारत शासन अधिनियम कब आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 1898 की हम बात कर रहे हैं, 58 की। ठीक है, इसी समय क्या होता है कि एक नया पद लाया जाता है। वो नया पद कौन सा था? तो वो नया पद जो था वो वायसराय का पद था। वो नया पद किस चीज का था? तो नया पद वायसराय का पद था। ठीक है, वायसराय। देखिए, इससे पहले गवर्नर जनरल होता था, अब जो पद आया वो किस चीज का? तो वायसराय का आया। इसको तोड़िएगा तो कुछ ऐसे टूटेगा आपका वायसराय। वाइस जो होता है वो छोटे को दर्शाया जाता है, किसी बड़े अधिकारी का छोटा अधिकारी, उसका जूनियर। ठीक है, और रॉय जो है ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, अर्थात कि किसी ना किसी मतलब महाराजे के
खानदान से या फिर उसके अधिकारी से बिलोंग करता था। मतलब रॉय जो होता था ये रॉयल फैमिली से डायरेक्ट बिलोंग करता था, और वाइस जो होता था ये मतलब संसद का एक छोटा जूनियर अधिकारी होता था। तो एक संसद का अधिकारी और एक रॉयल फैमिली का कोई मेंबर, दोनों मिलकर भारत में शासन करेगा 1858 से। पहले भारत में एक कंपनी शासन कर रही थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत की एक कंपनी है, ठीक है, ये रिलायंस मान लीजिए भारत की एक कंपनी हो गई, ये कंपनी भारत पे शासन करने लगे, ठीक है। या फिर ऐसा मानिए कि ये कंपनी चली गई कहां पर, तो ये कंपनी मान लीजिए कि चला गया किसी दूसरे कंट्री में, मान लीजिए अफ्रीका चला गया, और अफ्रीका के क्षेत्र पे कब्जा करके रिलायंस वहां अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया, वहां लगा अपना साम्राज्य विस्तार करने। फिर बाद में भारत सरकार क्या किया कि रिलायंस की मान्यता रद्द करके अपनी वहां पर शासन स्थापित कर दिया। तो वही हुआ था 1858 में कि वहां क्या किया गया था कि भारत मतलब ये जो यूरोपियन सरकार था, अंग्रेजी सरकार था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके, ठीक है, किसका, क्राउन का शासन, वहां के जो राजा था उसका शासन शुरू कर देता है। 1857 की क्रांति हम लोग पढ़े हैं। 1857 की क्रांति में हर जगह युद्ध हुआ था, तो ब्रिटेन वासी को ऐसा लगने लगा था कि भारत के लोग जो है उनके अंदर अब देशभक्ति जागने लगी है। अगर ऐसा ही मुद्दा अगर हमेशा होते रहे तो कुछ समय के बाद हमें भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। तो इसलिए वो लोग अब भारत को जो है थोड़ा सा समझा बुझा के रखने का प्रयास करेगा, और इसलिए बोलता क्या है कि अब कंपनी का शासन नहीं चलेगा, अब राजा का शासन चलेगा। भारतीयों को भी लगा कि राजा का शासन होगा तो शायद बेहतर हो जाए, क्योंकि ब्रिटेन में उसी राजा का शासन था तो ब्रिटेन की जनता बहुत खुश थी। तो भारत को भी लगा कि उसी राजा के शासक अगर भारत में आ जाए तो भारत भी खुश हो जाएगा। क्या जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि कोई ऐसा फंड सरकार लाई, ठीक है, जो किसी दूसरे राज्य में लाया हो तो बहुत अच्छा से चल रहा हो, वही फंड बिहार में लाएगा तो बिहार के लोग भी खुश हो जाएगा कि वहां अच्छा से चल रहा तो यहां भी अच्छा से चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां भारत के लोग जो है वो खुश हो गए, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या था कि वो तो थे ही अंग्रेज, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट भारत को दिया नहीं। तो याद रखिएगा कि अंतिम जो भारत का गवर्नर जनरल होगा, वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो कौन होगा, कैनिन होगा, ठीक है। कौन होगा, कैनिन होगा। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, ये कौन, कैनिन, ठीक है। कैनिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अब यहां से पद किस चीज का शुरू हो रहा है, वायसराय का, ठीक है। तो अब एक नया पद आएगा, क्या, भारत का वायसराय। क्या आएगा, भारत का वायसराय। अब फिर वही दो क्वेश्चन बनेंगे इससे, क्या, प्रथम और अंतिम। तो अगर पूछे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा, वही हो जाएगा कैनिन, क्योंकि उसी के समय खत्म होकर नया शुरू हुआ है, ठीक है। तो कैनिन जो है इसका पहला आंसर होगा, कैनिन। वही अगर पूछा जाए कि इसका अंतिम कौन था, तो अंतिम वायसराय कौन होगा, कौन था अंतिम वायसराय, माउंटबेटन। कौन था, माउंटबेटन, ठीक है, कौन था, माउंटबेटन। तो ऐसे करके आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आइए इसको एक एक करके आप ऐसे याद रखिए। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जो पद लाया गया वो क्या कहलाया, क्या कहलाया, कहां का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, ठीक है। अब जरा बताइए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, ठीक है, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा अधिनियम लाया गया, कौन सा, तो दूसरा अधिनियम लाया गया 1773 में। इसके तहत कौन सा पद आया, बंगाल का गवर्नर जनरल। कहां का, ठीक है, बंगाल का। तो बंगाल का गवर्नर जनरल ये पद 1773 में। बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। क्योंकि विलियम बेंटिक के समय 1833 में एक नया अधिनियम लाया गया था, ठीक है। तो 1833 के अधिनियम के साथ अब पद फिर से चेंज कर दिया जाएगा। अब ये चेंज, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या हो गया, अब ये संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो गया ये, ठीक है। तो बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, कौन होगा, बेंटिक, गवर्नर
जनरल। ठीक है, तो पहला हो जाएगा कौन, विलियम बेंटिक, और अंतिम कौन हो जाएगा, कैनिन हो जाएगा। क्यों कैनिन होगा, क्योंकि कैनिन के समय में ही 1858 में एक नया पद लाया गया था, किस चीज का, भारत का वायसराय। क्या लाया गया था, भारत का वायसराय। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आप खाली कैनिन से काम चला लीजिएगा। ठीक है, लॉर्ड जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, पता है किस लिए किया गया ये। ठीक है, लॉर्ड का अर्थ होता है भगवान कह लीजिए, मालिक कह लीजिए। ठीक है, तो वो जो है वो अपने नाम के आगे ये मालिक शब्द लगाता था ये। ठीक है, मतलब अपने आप को ना मालिक बताता था। ठीक है, भारत का। हम भारतवासियों को देखिए कि आज भी उसके नाम के आगे हम लोग लॉर्ड लगाते हैं, क्योंकि आप एक सिंगल भी ऐसा किताब नहीं मिलेगा जिस किताब में उसके नाम के आगे लॉर्ड नहीं लगाया गया। जितनी भी किताब इतिहास को उठाइएगा, सारी किताबों में आपको वहां क्या दिखने को मिल जाएगा, लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया हुआ मिल जाएगा। सोचिए ना, कोई हमको पीट रहा है, बढ़िया से पीट के चला भी गया, जब पीट के चल गया फिर भी उसको हम इज्जत दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लॉर्ड। ठीक है, मान लीजिए कभी हम आप लोगों को बढ़िया से पीट दे, पीट के यहां से जाए तो आप कहें कि भगवान सर अभी तो गए, क्या हमारे पीटने के बाद यहां से हम जाएंगे तो आप लोग इज्जत दीजिएगा हमको? भगवान था मालिक तो नहीं कहिएगा, कस के गड़ जाइएगा। ठीक है, मास्टर भी नहीं कहिएगा, कोई दूसरा मतलब आप टाइटल लगा के हमें बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमसे दुखी हैं। लेकिन भारतवासियों का देखिए कि इतना दिन हो गया, उसके जाने के बाद भी आज भी हम लोग उसको लॉर्ड कह के बुलाते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, जो भारत को सबसे ज्यादा पीटा, फिर भी उसको हम क्या कहते हैं, मालिक कहते हैं। ठीक है, तो कोई बात ना, ये एक होता है ना जैसे आदत पड़ जाती है गुलामी की, वही ये गुलामी की आदत है जो बहुत जल्दी नहीं जाने वाली। ठीक है, और हालांकि बहुत मुश्किल है इस चीज को मतलब छोड़ना भी। ब्रिटेन वासी भारत में आए, ठीक है, तो भारत में आने के बाद उन लोगों ने भारत की जो भाषा थी उसको समाप्त किया, अब भारत में अंग्रेजी थोप दिया, और अंग्रेजी इतना बेहतरीन तरीके से वो थोपे हुआ है कि आज आप देख लीजिए, आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, वहां जाते जाते अगर ठीक है जो वहां का ठीक है मैनेजर है या फिर डायरेक्टर है, उसको अगर आप हाथ भरा के हेलो करते हैं, बड़ा खुश होगा। अगर आप उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और ये गुड नाइट बोलते हैं, बड़ा खुश होगा वो, जाके उसको प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, ठीक है, बड़ा दुखी होगा, बोलेगा अरे गंवार आदमी। आप अंग्रेजी वेशभूषा पहन के जाइए, कोट पहन लीजिए, ठीक है, टाई लगा लीजिए, ठीक है, और अगर अंग्रेजी टोपी उपी हो तो वो भी लगा लीजिए, चश्मा लगा लीजिए, और तब आप जाइए सूट बूट चढ़ा के, फिर आपको जो पार्टी में इज्जत मिलेगी बता नहीं सकते हैं। और भारतीय जो पोशाक है, धोती कुर्ता पहन के चल जाइए। क्या पोशाक सही है नहीं, वो हमको दिखाया गया है सही, वो सही है नहीं, वो हमको दिखाया गया है सही। ठीक है, और हमें बचपन से जो सही दिखाया गया है वही हमें सही लगता है। कारण सुनिए, ये जो कोट पहनता है, ठीक है, मैक्सिमम देखिएगा ये लोग काला कोट पहनता है। ठीक है, काला कोट का प्रचलन था, कोट पहनता था वो लोग, जूता पहनता था लोग, टाई वगैरह लगाता था लोग। क्यों लगाता है? क्योंकि ये लोग आता है यूरोप के क्षेत्र से, और यूरोप के क्षेत्र में 12 के 12 महीने ठंडा पड़ता है। वहां धोती पहन के एक महीना रह के दिखाए, पता चलेगा कि कहानी खत्म हो गया, ठंडे मार देगा उसको। तो ठंड से बचने के लिए उसको मोटा कपड़ा पहनना पड़ता था। अब वो उसके मतलब वो ट्रेडिशन में आ गया, उसको आदत हो गई तो वो पहनता था वो। अब भारत में आया तो फिर भी वो भारत में उसी टाइप का कपड़ा पहनता था, क्योंकि उसकी आदत थी। जैसे आज हमारी आदत होगी इस टाइप के कपड़ा पहनने की, आज हमें कोई धोती दे दो, पहन के 2 डेग नहीं चल पाएंगे हम, क्योंकि हमारी आदत है इस चीज पे हो गई। तो उसी प्रकार से अंग्रेज वो आदत से मजबूर था। ठीक है, अब भारत आया, अब भारतीयों को भी वो दिखाया, भारतीयों को लगा कि अरे क्या स्मार्ट लग रहा है। ठीक है, अब ये लोग भी लगे ये सब पहने। भारत में कभी लोग जूता नहीं पहनता था, क्यों? क्योंकि भैया इतनी गर्मी यहां पड़ती थी और आज भी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो गर्मी पड़ता है, तो उस गर्मी में अगर हमारे हाथ पैर को अगर पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं लगेगा तो फिर बीमारी पकड़ना शुरू हो जाएगा हमें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ना बहुत ज्यादा मतलब कि मोटा कपड़ा पहनते थे और ना ही बहुत ज्यादा मतलब जूता उता का कंसेप्ट रहता था हमारे यहाँ। देखिएगा जो राजा महाराजा जूता पहनते भी थे तो हाफ जूता पहनते थे वो लोग। आज देख लीजिए जहां तक जूता पहनता है। ठीक है, हम भी पहने हुए हैं नो डाउट। ठीक है, क्योंकि हम भी इसी गुलामी से प्रभावित है।
हमारी भी दिमाग को इसी हिसाब से गुलाम बनाया गया है, ऐसे ही, ठीक है। तो इनके द्वारा बनाई गई पद्धति जो है वो उनके लिए अच्छी थी। धोती कुर्ता या फिर जो भी ड्रेस है वो हमारे लिए अच्छी थी, क्योंकि हम यहां से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे लिए वो चीजें अच्छी, ठीक है। तो आज भी ये चीजें चली आई है कि आज भी देखिएगा कि इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों को, इंग्लिश बोलने वाले लोगों को ज्यादा तवज्जो मिलता है, लोग उसको ज्यादा टैलेंटेड समझता है। कोई अगर पीएचडी करके चला जाए और हिंदी में अगर वो बोल रहा है तो लोग समझता है कि गंवार है, मूर्ख है। अगर कोई बिना पढ़े लिखे, ठीक है, 2-4 लाइन इंग्लिश जाके वहां बोल दे, अरे क्या आदमी था, क्या पढ़ा लिखा, ब्रिलियंट आदमी था, ठीक है। अगर हे ना करे तो उसको साइंटिस्ट घोषित कर देगा सब, ठीक है। तो इस प्रकार का क्रेज है हमारे अंदर, ठीक है। और ऐसा कह लीजिए कि गुलामी के जंजीर से हम लोग इस तरीके से बंधे हुए हैं। चलिए, तो ये वायसराय के बारे में जो भी था अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। देखिए, इसमें वायसराय जो है, ठीक है, वो सारे वायसराय आपको जो अभी हम लोग बात किए थे वो सारा चीज आपको यहां देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग अभी बात किए थे क्या, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक है, कौन, वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का देखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये दोनों कौन होगा, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, विलियम बेंटिक होगा, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, तो ये दोनों के दोनों कौन होगा, विलियम बेंटिक होगा। वही हमने बात किया था कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो वो कैनिन होगा, क्योंकि 1858 की जो व्यवस्था है वो इसी के समय में आया था। 1858 वाला जो अधिनियम था वो किसके समय में आया था, कैनिन के समय में आया था, ठीक है। उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन, कैनिन। भारत का अंतिम वायसराय कौन, माउंटबेटन। एक और यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए, एक था कि भारत का अंतिम वायसराय भी यही था, क्योंकि 1947 का जब समय था तो 1947 के समय में 1947 के समय में इस बंदे ने भारत को आजाद कर दिया, मतलब भारत की आजादी मिल गई भारत को 1947 में। तो आजादी मिलने के बाद तय हुआ कि कुछ दिनों तक, ठीक है, ये माउंटबेटन भारत में भारत का मालिक बन के रहेगा। सारे कुछ चले गए, लेकिन फिर भी कहा गया कि ये जो माउंटबेटन है वो कुछ दिन मालिक बन के रहेगा। तो कुछ दिन तक ये मालिक बन के रहा था। तो यही पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, माउंटबेटन, ठीक है, 1 साल के लिए, ठीक है, 48 के आसपास ये वापस चला गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, ये भारतीय था माउंटबेटन, नहीं था, इसलिए इसको हम भारतीय नहीं कहते हैं। इसलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है कि माउंटबेटन के छोड़ के जाने के बाद कौन बना था गवर्नर जनरल। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारतीयों में। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन, तो माउंटबेटन। अगर पूछे भारत का अंतिम वायसराय तो कौन, क्लियर। चलिए अब आइए, अब एक एक करके जितने भी आए थे ये, ठीक है, झंडू बाम लोग, इन सभी को एक एक करके इनके जो भी विशेष बात होगी उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। विशेष बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बाकी विशेष कुछ नहीं है। देखिए, तो यहां से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो देखिए, सबसे पहले देखिए, इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके समय में हुआ था, ठीक है। तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। जब हम लोग पढ़ रहे थे प्लासी के बारे में तो वहां बात किए थे कि यही वो व्यक्ति था जो क्या किया था, प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि करने का काम इसी का है। ये इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। 12 अगस्त की संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ, और 16 अगस्त की संधि होती है किसके साथ, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, ठीक है। तो ये दो संधियां होती है, कब, 1765 में। इसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं। तो इलाहाबाद की संधि भी कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव किया था।
अभी आपको बताया था कि द्वैध शासन किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव। खत्म कौन किया था? 72 में खत्म हो रहा था। कौन था 72 में? हेस्टिंग्स था। 72 में कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था गवर्नर बंगाल का। तो इसने द्वैध शासन को खत्म कर दिया, लेकिन द्वैध शासन को शुरू कौन किया था? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए उसके बाद देखिए, इसने, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने टैक्स वसूलने के लिए 2-3 अधिकारी लाया था। जैसे बंगाल के क्षेत्र में टैक्स वसूलने के लिए रजा खां को नियुक्त किया था। एक व्यक्ति थे रजा खां, इनको जिम्मेदारी दे दिया गया था बंगाल के क्षेत्र में राजस्व वसूलने का, टैक्स वसूलने का। ठीक है, बिहार के क्षेत्र में किसको? तो सीताब राय को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि सीताब राय महोदय बिहार के क्षेत्र में जितना भी राजस्व मिलता है उस सारे राजस्व की देखभाल करेंगे, और सारा राजस्व प्राप्त करने का काम कौन करेंगे? तो सीताब राय। तो बंगाल में रजा खां, बिहार में कौन? सीताब राय, और उड़ीसा के क्षेत्र में कौन? तो राय दुर्लभ। ठीक है, उड़ीसा के क्षेत्र में राय दुर्लभ जो व्यक्ति थे, इस व्यक्ति ने क्या किया था? तो इस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम किया था। तो क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने दीवान वसूलने के लिए, या फिर राजस्व प्राप्ति के लिए, या फिर टैक्स कलेक्ट करने के लिए बिहार में किसको नियुक्त किया था? तो बिहार में सीताब राय को, बंगाल में किसको? रजा खां को, और उड़ीसा में किसको? राय दुर्लभ को। तो इस प्रकार से आप इस तीनों का नाम याद रखिएगा, जिसकी नियुक्ति रॉबर्ट क्लाइव करता है। किस लिए? तो टैक्स वसूलने के लिए। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे आइए। ये यहां से क्लाइव के बारे में इतनी बात आप याद रख लीजिएगा, क्लाइव से क्वेश्चन बनने होंगे तो यहां से आपके बन जाएंगे। उसके बाद आता है हेस्टिंग्स का समय। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। इसके समय में याद रखिएगा कि इस व्यक्ति ने क्या किया? तो द्वैध शासन को सबसे पहले समाप्त कर दिया। ठीक है, तो द्वैध शासन को समाप्त करने में इसका नाम आता है किसका? ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स का। तो वारेन हेस्टिंग्स वो व्यक्ति था जिसने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। क्लियर? चलिए उसके बाद इसके बारे में याद रखिएगा कि इसने राजस्व वसूली के लिए 5 जगह पर चुंगी कर लगाया था। ये, ठीक है, ये घर नहीं कर होगा ये। ठीक है, 5 जगह पे चुंगी कर लगाया था। मतलब चुंगी एक प्रकार का टैक्स था जो व्यापार करने के लिए वहां से देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए कि भारत में कोई दूसरा देश का कोई व्यक्ति व्यापार करने आता है तो उसे भारत सरकार को टैक्स देनी पड़ेगी। तो वैसा ही ये टैक्स लगाया हुआ था। कहां कहां? तो ढाका में लगाया हुआ था, कलकत्ता में लगाया हुआ था, ठीक है, हुगली में लगाया हुआ था, मुर्शिदाबाद में और पटना में। ठीक है, इस 5 जगह पे इसने क्या किया? चुंगी टैक्स लगा दिया था। यही वो चुंगी टैक्स था जो बाद में जब मीर कासिम आया था, ठीक है, बंगाल का नवाब बन के, तो बोला कि ये चुंगी कर सिर्फ भारतवासी ही क्यों देंगे? तो इसने चुंगी कर अंग्रेजों पर भी लगा दिया था। इसी वजह से अंग्रेजी सरकार जो था वहां पर मीर कासिम को बंगाल के पद से हटा देता है, और मीर कासिम को भाग के अवध के नवाब के पास जाना पड़ता है, और 1764 में बक्सर का युद्ध तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके पीछे कारण यही चुंगी कर था। ठीक है, तो ये यहां से आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग बात किए थे। कब आया था रेगुलेटिंग एक्ट? इसके तहत क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर का जो पद था वो क्या कर दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया जनरल। अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, उसके बाद यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में अभी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा कि 1781 में, कब? 1781 में, ठीक है, कहां पर? तो कलकत्ता में, ठीक है, मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसा की स्थापना होती है। तो क्वेश्चन आए कि पहली बार मदरसा की स्थापना कहां हुआ था और कब हुआ था? तो 1781 में कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, उसी के बाद 1782 यानी 1 साल बाद कहां पर? तो बनारस में संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना होती है। ठीक है, तो एक मदरसे की स्थापना हो गई जिसमें उर्दू पढ़ाई जाती है, और एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हो गई जिसमें संस्कृत के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये दोनों के दोनों भाषा का स्कूल है, किसी धर्म का स्कूल नहीं। जैसे लोगों को लगता क्या है कि मदरसा जो है वो उसमें इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती होगी, लोगों को लगता क्या है कि संस्कृत विद्यालय है तो वहां हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे भाषा सिखाया जाता है। ठीक है, यहां पर भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, मदरसे में जाएंगे तो मदरसा एक बोर्ड है, मैट्रिक इंटर वहां से भी, ठीक है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन वगैरह जो भी होता है वो वहां से होता है। ठीक है, तो मदरसा खुद एक बोर्ड है। उसी प्रकार संस्कृत एक बोर्ड भी है। वहां आप जाएंगे तो जैसे संस्कृत विद्यालय बनारस में, ठीक है, यहां जाएंगे तो आपको
मैट्रिक इंटर लेके वो सारी चीजें डिग्री आपको ये प्रदान करेगा और हर जगह वैल्यूएबल होगा। ठीक है, तो मदरसे की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? 1781 में। और 1782 में बनारस के क्षेत्र में कौन सा विद्यालय? संस्कृत विद्यालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा जिसका नाम था विलियम विकिंसन। ये विकिंसन कौन था? ये विकिंसन कौन था? तो विकिंसन के बारे में याद रखिएगा कि ये वो व्यक्ति था जिसने गीता का अंग्रेजी अनुवाद कराया था। गीता का अंग्रेजी अनुवाद। ठीक है, जो भगवत गीता है, जो एक पुस्तक है, ठीक है, उस पुस्तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने का काम कौन किया था? तो विलियम विकिंसन ने किया था। ठीक है, महाभारत देखे होंगे आप लोग, देखे हैं? महाभारत में देखे होंगे, जब महाभारत के युद्ध शुरू होती है तो महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले, ठीक है, युद्ध स्थल में मतलब जाने के बाद अर्जुन जो है वो युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। अर्जुन का कहना था कि हम युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि हमारे किसको, सारे तो इसमें अपने ही है, अपनों पे हम कैसे तीर चलाएं। तो वहां पर एक लंबा चौड़ा जो है वो भाषण देते हैं भगवान श्री कृष्ण, और ये अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि युद्ध क्यों जरूरी है। तो उनके द्वारा दिए गए जितने भी उपदेश थे उन सारे उपदेशों को यहां पर कलेक्ट किया गया एक किताब में, और उसी किताब को भगवत गीता कहा गया। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा में थी, तो इसको अनुवाद किया गया इंग्लिश में किसके द्वारा? तो विलियम विकिंसन के द्वारा। ठीक है, तो ये इसी के समय में, हेस्टिंग्स के समय में ही ये सारी कामें हुई थी। तो एक तो आप याद रखिए गीता का अनुवाद, उसके बाद कलकत्ता में मदरसा, बनारस में संस्कृत विद्यालय, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना, चुंगी कर लगाना और द्वैध शासन को समाप्त कर देना। ये सारी की सारी काम किसकी है? तो ये सारा का सारा काम किसका है? वॉरेन हेस्टिंग्स का है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में एक और घटना, क्या? 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक और ये सोसाइटी की स्थापना होती है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मतलब एक संगठन बन रहा है। ठीक है, एक संगठन बन रहा है, याद रखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसकी स्थापना 1784 में किसके समय में हुआ था? तो हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और एक और लाया गया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को दो भाग में बांट दिया गया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो व्यापार करने के माध्यम से आया था, लेकिन 1784 तक भारत में कुछ अलग अलग राज्य वो जीत चुका था। तो अब वो क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में दो अधिकारी नियुक्त किया। एक अधिकारी को दे दिया व्यापार करने का काम और दूसरे अधिकारी को दे दिया शासन करने का काम। मतलब एक को राजा बना दिया और एक को व्यापारी बना दिया। अब यहां से जो है इस आधार पर ये शासन व्यवस्था आगे चलेगी। तो इसी को कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो याद रखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया जाता है? तो यह भी 1784 में लाया जाता है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया जाता है? तो यह भी किया जाता है 1784 में। किसके समय? माउंटबेटन हेस्टिंग्स के समय, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। क्लियर? चलिए अब आइए, उसके बाद एक और ये याद रखिए कर्नवालिस के बारे में। ठीक है, कर्नवालिस जो था, ठीक है, 1793 में ये व्यक्ति जो है ये आता है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, क्योंकि 1773 से लेके 1833 तक जो पद था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये भी बंगाल का गवर्नर जनरल था। कौन? कर्नवालिस। कर्नवालिस की विशेषता यह थी कि पिछले क्लास में हमने बताया था एक अस्थायी बंदोबस्त के बारे में, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का काम कौन करता है? तो ये शुरू करने का काम कर्नवालिस। ठीक है, तो कर्नवालिस के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 1793 में कानूनों का संग्रह तैयार किया कर्नवालिस। ठीक है, हाँ, इसी को कर्नवालिस कोड कहते हैं। मतलब यह ना एक अलग कानूनी व्यवस्था लाया भारत में, जिसमें ढेर सारी अलग अलग कानून। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस व्यवस्था की शुरुआत भी इसने की, नागरिक सेवा की भी शुरुआत की। तो इसने कुछ नियमावली भारत में लागू किया जिसको कर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं या कर्नवालिस संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, इसने पुलिस थाना की स्थापना कराया। इससे पहले थाने नहीं हुआ करते थे। राजा महाराजा लोग अपना पर्सनल रखा हुआ करता था। पुलिस था पहले, लेकिन वो राजा के पास होता था। आज जैसे आप देखते हैं कि प्रत्येक, ठीक है, मतलब जगह जगह पे आपको थाने मिल जाएंगे, प्रत्येक शहर में आपको थाने मिल जाएंगे। तो थाना का व्यवस्था जो आया था ये किसके समय आया था? कर्नवालिस के समय में। तो क्वेश्चन आता है कि ये पुलिस थाना किसने स्थापित करवाई थी? तो कौन? कर्नवालिस ने। ठीक है,
इसको नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है, तो याद रखिएगा नागरिक सेवा का जनक किसको जाना जाता है, कर्नवालिस को। ठीक है, कर्नवालिस को। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये 1793 का अस्थाई बंदोबस्त, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है एग्जाम में पूछने के कारण। ठीक है, ये नीति अच्छी नहीं थी, इसके सपोर्ट हम नहीं कर रहे, ये नीति अच्छी नहीं थी, लेकिन एग्जाम में बहुत बार मैक्सिमम टाइम भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। तो याद रखेंगे अस्थाई बंदोबस्त जो है, ये अस्थाई बंदोबस्त ठीक है लाया कब गया, तो 1793 में। किसके द्वारा, कर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, लेकिन पूछा जाता है कि ये जो है ये अस्थाई बंदोबस्त किसके मतलब दिमाग की योजना थी, ये योजना बनाया कौन था, तो याद रखिएगा जॉन सोर नाम के एक व्यक्ति था जिसने अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जॉन सोर के दिमाग की उपज थी। ये क्या, अस्थाई बंदोबस्त। क्लियर। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में याद रखिएगा कि 19% भूभाग पे ये अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था पूरे भारत में, सब जगह लागू नहीं हुआ था, पूरे भारत में कितना, तो लगभग 19% जो जगह थी वहां पर ये अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। और इसी में एक आपको बताए थे सूर्यास्त का नियम, याद है, जब जमींदार ठीक है फिक्स समय पे कर नहीं चुका पाते थे तो इसके लिए क्या किया जाता था, उनकी जमीन नीलाम करके उस व्यक्ति को दे दिया जाता था जो समय पे टैक्स चुकाने को कहता था। मतलब आप कह लीजिए कि जमींदारों का जमीन नीलाम कर दिया जाता था, कब, जब वो सूर्यास्त से पहले टैक्स जमा नहीं करते थे। 1 साल का उनको समय मिलता था। 1 साल में जैसे मान लीजिए कि अंतिम डेट जो है वो हमारा अगर 25 फरवरी है तो 25 फरवरी को सूरज मतलब ढलने से पहले पहले इसको वो सारा टैक्स चुका देना है, हिसाब किताब अंग्रेजों को दे देना है। अगर हिसाब किताब नहीं देता है तो इस व्यक्ति को ठीक है नीलाम कर दिया जाएगा, इसका जमीन छीन के किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाएगा। अब अगला जमींदार कोई और होगा। और ये जो पद था ये पद वंशानुगत था। ठीक है, इसका बेटा वो, उसका बेटा ही जमींदार बना, जमींदार का बेटा ही जमींदार बनता था। क्लियर है। तो ये कर्नवालिस के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कर्नवालिस के बाद अगला आता है वेलेजली। वेलेजली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर फुर्सत से। ठीक है, आज नहीं, क्योंकि शायद साइंस वाले सर भी आए हुए हैं, वो भी बैठे हुए होंगे, तो पढ़ेंगे हम लोग फुर्सत से। ठीक है, फिलहाल आज उतना ही रहने देते हैं। वेलेजली के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और वेलेजली के बाद कुछ और नीति है, जैसे कि ये ठीक है हेस्टिंग्स के बारे में, उसके बाद रैयतवारी व्यवस्था और एक होगा महालवारी व्यवस्था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था, इसको घोड़ के पी जाइएगा। इसको क्या करना है, हाँ घोड़ के पी जाइएगा। ऐसे ठीक ना लगे जाइएगा, ठीक है, वो दुकान में एक मिश्री आता है ताल मिश्री, खरीद लीजिएगा। ठीक है, और इसको घोड़ के पी जाइएगा, लेकिन याद जरूर होना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ रहिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। और आज तक इतिहास रहा है, क्वेश्चन बना है, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, महालवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त, ये 3 ऐसे नियम रहे थे जिससे एग्जाम में अभी तक ढेरों क्वेश्चन पूछे गए। दरोगा में भी क्वेश्चन पूछे हुआ था, बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछे हुआ था, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे हुआ था, रेलवे में भी क्वेश्चन पूछे हुआ था। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आया हो। इसलिए इसको कह रहे हैं क्या करना है, घोड़ के पी जाना है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की क्लास हम अपनी यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग फिर फुर्सत से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये जो है ना ये वाला पीडीएफ, इसको भेज देंगे हम टेलीग्राम पे। कहाँ भेज देंगे, टेलीग्राम। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। क्या टेलीग्राम नहीं है, बना लीजिए, क्या दिक्कत है, टेलीग्राम रख लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम अच्छी चीज है। ठीक है, उसमें जुड़ जाइएगा, ग्रुप में हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सर होंगे तैयार है।